आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका स्वागत है। और हम लोगों ने जो विगत वर्षों में प्रश्न आए हुए थे उनकी पहली सीरीज देखी थी। आज उसी की दूसरी सीरीज की हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं कि कौन से प्रश्न आए हैं और कैसे हम लोग उसको हल करेंगे। तो प्रश्नों के माध्यम से ही बातों को ठीक से समझते हैं और ये समझते हैं कि कौन से प्रश्न बिहार राज्य की परीक्षा में ज़्यादा पूछ रहे हैं और कैसे हम उसको समझ करके और फिर करेंगे प्रश्न, जिससे हमारा गलत ना हो, क्योंकि लक्ष्य तो हमारा अंतिम रूप से सफलता ही है। तो ये याद देखने की वाली बात होगी कि कैसे हम लोग प्रश्नों को ठीक से समझेंगे भी और उसके विभिन्न आयामों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, ये है पहला प्रश्न आपका। जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन था? ठीक, देखिए, अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन था, ये हमसे प्रश्न यहाँ पूछा गया है, कौन था। तो आपको पता होना चाहिए 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यीय 2 सितंबर, ये आपको तिथि याद रखनी चाहिए, 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार बनी थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उसके नेतृत्व करता थे। और चूंकि यहाँ प्रश्न बना हुआ है श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम जी थे। क्यों जगजीवन राम को एक प्रश्न उठाया गया है? क्योंकि वो हमारे बिहार राज्य के थे, तो चूंकि उनका उसमें प्रतिनिधित्व था अंतरिम सरकार में, इस वजह से वो प्रश्न उठाया गया है। इसमें कुछ चर्चित नाम और भी हैं, हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक सदस्य उसमें रहे बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह वो रक्षा मंत्रालय का भार देख रहे थे। अपने यहाँ बिहार राज्य के ही एक राजेंद्र प्रसाद जी थे, आप जानते ही हैं, बाद में वो राष्ट्रपति भी बने। उनको खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का दायित्व मिला हुआ था। अरोड़ा आसफ अली रहीं, तो उन्हें रेलवे मंत्रालय का विभाग मिला हुआ था। अरोड़ा आसफ अली वे महिला हैं जिन्हें स्वतंत्रता सेनानियों में वयोवृद्ध महिला भी कहा जाता है। तो एक चीज के साथ अंतरिम सरकार कब बनी, कितने सदस्यों की बनी, इसी के साथ साथ आपने यह देखा कि जगजीवन राम जी श्रम मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य एवं कृषि मंत्री बने, अरोड़ा आसफ अली जी रेलवे मंत्री बने, साथ ही इन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में वयोवृद्ध महिला कहा जाता है। यह भी आपके यहाँ प्रश्न आया होगा, ठीक है। और साथ में बलदेव सिंह, माने सिंह एक तरह से, इन्हें रक्षा का भार मिला था, माने ये रक्षा मंत्री थे। तो यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता रहता है। अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन था, देख रहे हैं, ये श्रम मंत्री, तो ये जगजीवन राम थे। जगह की थोड़ी कमी है, जगजीवन राम थे, ठीक, ये देख लीजिए आप। फिर दूसरा प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में कौन कौन गांधी जी के साथ था? चंपारण सत्याग्रह से अपनी बिहार राज्य की परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि वह गांधी जी के आंदोलन में का टर्निंग पॉइंट एक तरह से था। वहीं से गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह किया था। अब चंपारण की बात आई ही है तो थोड़ी सी चर्चा हो जाए। गांधी जी 1915 में भारत आते हैं। 1 बरस
अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारतीय राजनीति को ठीक से समझते हैं। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष हम समय लेते हैं, भारतीय राजनीति को समझते हैं। 16 बीत गया। 17 में चंपारण में, जो बिहार राज्य में स्थित है, वहाँ एक पद्धति चलती थी, 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया का मतलब 3/20, माने अपने भूभाग के, खेती योग्य भूभाग के 3/20 भाग पर किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी और यह अनिवार्य थी। और ये व्यवस्था उनके लिए बड़ी कष्टकर थी। वहाँ के किसान इस 3 कठिया या नील की खेती से बड़े त्रस्त थे। तो राजकुमार शुक्ला वहाँ के एक प्रगतिशील किसान थे। उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया और उन्हें निमंत्रित किया कि आप आइए चंपारण, यहाँ किसानों की दुर्दशा को अपनी आँखों से देखिए, साथ ही इसका समाधान सुझाइए। तो वे आए। अब आपसे अक्सर प्रश्न बनता है कि जब गांधी जी यहाँ आए तो उनके साथ कौन कौन से सहयोगी थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य के ही थे, तो उन्हें रहना ही था। JB कृपलानी साथ में आए हुए थे। नरहर पारिख वो भी साथ में थे। महादेव देसाई उनके निजी सचिव थे, तो साथ में रहना ही था। मजहरुल हक और ब्रज किशोर, ये जो नाम हैं इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा। अक्सर इसमें से जैसे 4 विकल्प बनाते हैं तो किसी एक को नहीं देंगे, दूसरे को लगा देंगे, कहेंगे कि कौन इसमें नहीं था, या सरल करना हुआ तो किसी एक को इसमें से उठा लेंगे, 3 अन्य नाम रख देंगे, कहेंगे कि गांधी जी के साथ कौन इसमें शामिल था। तो आपको याद रखना चाहिए थोड़ा समझ के। राजेंद्र प्रसाद वहीं के थे तो रहना ही था। JB कृपलानी जी थे, नरहर पारिख थे, महादेव देसाई उनके निजी सचिव थे, उनको भी आना था, मजहरुल हक और ब्रज किशोर, इतने लोग गांधी जी के साथ वहाँ आए हुए थे। साथ ही एक तथ्य और आपको जानना चाहिए कि जब गांधी जी चंपारण आए तो वहाँ के कमिश्नर ने गांधी जी को लौट जाने को कहा कि आप यहाँ से लौट जाइए, लेकिन गांधी जी माने नहीं। गांधी जी और गांधी जी से पूर्व की राजनीति में यही मुख्य अंतर है कि गांधी जी से पूर्व एक तरह से हम अगर बाल गंगाधर तिलक को ही ले लें और फिर गांधी को ले लें, तो जो गांधी युग माना जाता है उसमें मुख्य अंतर यही है कि पहले के लोग भी अनुचित कानूनों का विरोध करते थे, ब्रिटिशर्स द्वारा दी हुई आज्ञा का विरोध करते थे, लेकिन विरोध करते हुए भी उसको मानते थे। जब गांधी युग आया तो उन्होंने अनुचित कानूनों का विरोध करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे इसको, विरोध तो करेंगे ही, मानते भी नहीं थे। ये दोनों में अंतर है। मूल रूप से आपको समझना चाहिए कि जब गांधी जी आए तो ये हमारी स्वतंत्रता संग्राम में ये परिवर्तन आ गया कि उसके पहले के जो भी हमारे संघर्षशील नेता थे वे विरोध तो करते थे, लेकिन विरोध करते हुए भी उस बात को मानते थे। और गांधी जी के समय क्या हुआ कि उस बात को मानते ही नहीं थे। ये चेंज आया था भारतीय राजनीति में। अब इसी के साथ 1-2 परीक्षाओं में और आपसे प्रश्न बना हुआ है कि जब ये चंपारण की घटना हो रही थी तो वहाँ वो गवर्नर जनरल कौन थे, तो इरविन थे। यहाँ तक कि वहाँ के कमिश्नर गांधी जी की जान लेने की कोशिश किए और इसके तहत एक षड्यंत्र से उन्होंने गांधी जी को भोज पर निमंत्रित किया और उन्हें जहर देके मारने का प्रयास किया। तो एक वक्त मियाँ रहते हैं, वो इस रहस्य को उजागर कर देते हैं और गांधी जी से बच जाते हैं। तो यह भी ध्यान रखना है कि इरविन उस समय थे। यह भी ध्यान रखना है कि वक्त मियाँ वही थे जो इस रहस्य को गांधी जी के सामने उजागर कर दिए, गांधी जी की जान बचाए। और इतना ही नहीं, 1917 में जब चंपारण का सफल सत्याग्रह हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने 4 मार्च 1918 को, आपको तिथि याद रखनी चाहिए, कभी कभी तिथि भी पूछे हैं इन्हीं आई हुई परीक्षाओं में, 4 मार्च 1918 को एक कानून पास करके इस 3 कठिया पद्धति को
एक तरह से समाप्त करते हैं, किसानों को राहत मिलती है। जब यह चंपारण आंदोलन चल रहा था तो एन.जी. रंगा ने इस आंदोलन का विरोध किया था और इस आंदोलन के सफल होने पर रविन्द्रनाथ टैगोर, पश्चिम बंगाल राज्य वाले, उन्होंने अभिभूत होकर के, खुश होकर के गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो यह भी प्रश्न आपसे बनता है कि कब गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी। तो यही सफल चंपारण सत्याग्रह के बाद आपको गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली थी। यह भी प्रश्न बनता है कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। तो एन.जी. रंगा ने किया था, ये आप जान लीजिए। फिर 4 मार्च 1918 को जो कानून बना वो सफल सत्याग्रह के उपरांत ही बना। और एक तिथि भी हमसे पूछते हैं। कहने का मतलब हुआ कि 4 मार्च का मतलब हुआ 1918 के बिल्कुल शुरुआती महीनों में, माने जनवरी फरवरी बीत गई तो 4 मार्च 1918 को कानून बना। ठीक है, इतनी चीज़ें आप जानेंगे। इसके साथ चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन गांधी जी के साथ था, तो इतनी चीज़ें आपको जाननी है, ये प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका, इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन थे। इंडियन स्ट्रगल बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपसे हमने पहले भी चर्चा की है। तमाम पुस्तकें, पत्रिकाएं, पत्र, ये हमारे आंदोलनकारी नेताओं द्वारा लिखी जाती रही हैं। उसका कारण ये था कि वो उसी में लिख करके अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे, अपनी विचारधारा को, अपने कार्यक्रम को, अपनी नीतियों को। तो एक पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण रही है। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के विषय में एक तथ्य आपको और जानना चाहिए। सन 1939 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं और गांधी जी के विरोध के बावजूद गांधी जी अपने एक समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा करते हैं और दूसरी तरफ ये सुभाष चंद्र बोस जी खड़े होते हैं। गांधी जी की इच्छा के बावजूद, उनके आशीर्वाद के बावजूद पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार जाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष का और सुभाष बाबू जीत जाते हैं। तो उनकी हार पर गांधी जी बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं कि सीतारामैया की हार नहीं है बल्कि मेरी हार है, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाए हुए थे, अपनी नाक का सवाल बनाए हुए थे। उन्हें अपने डेलीगेट्स पर बड़ा भरोसा था कि हमने जिस पे हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया, वही अध्यक्ष बनेगा, जबकि सुभाष चंद्र बोस जी बन गए। तो इससे उन्हें यह भी धक्का लगा कि हमारा उम्मीदवार हार गया। साथ ही उससे यह भी प्रकट हुआ कि सुभाष चंद्र बोस अपने कार्य की वजह से उस समय के लोकप्रिय नेता महात्मा गांधी जी को एक तरह से चुनौती देने की स्थिति में थे, यानी कि डेलीगेट्स में वो भी खूब लोकप्रिय हुए थे। लेकिन एक लिहाज बस जब उन्होंने इसका विरोध जताया कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है, तो सुभाष बाबू ने इस्तीफा दे दिया। जो उनकी वो बननी थी कार्य समिति के निर्माण के प्रश्न पर गांधी जी और सुभाष बाबू में मतभेद हो गया। इस मतभेद के चलते सुभाष जी को लगा कि शायद हम अपनी पसंद की कार्य समिति न बना सकें और इससे गांधी जी का भी थोड़ा अपमान होगा। तो उन्होंने क्या किया कि विवाद से बचने के लिए इस्तीफा दे दिया और बचे हुए कार्यकाल के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने कार्यकाल पूरा किया। आपने देखा होगा कि 1 वर्ष के लिए कि अध्यक्ष बनते थे, तो 1 वर्ष के लिए जो बचा हुआ कार्यकाल था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षी संभाली, जो अपने बिहार राज्य के थे।
तो अक्सर ये प्रश्न बनता है। तो एक तथ्य के साथ हम लोगों ने एक तथ्य और सीख लिया, जान लिया। ठीक है, ये चौथा आप देखिए, बुकें 2 आ गई हैं। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, बंच माने होता है गुच्छा, ए बंच गुच्छा ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये रचना है जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की है। जवाहरलाल नेहरू की। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पत्र बहुत लिखा करते थे, खास करके अपने परिजनों को भी लिखते थे, अपनी पुत्री को भी लिखते थे, और लोगों और तमाम चीज़ें लिखी हैं, लेकिन ये पत्र लिखते थे। तो उसी पत्रों को बंच करके, इकट्ठा करके ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना किसने की? आपके पेपर में आया हुआ है ये, तो ये जवाब है जवाहरलाल नेहरू। ठीक, जवाहरलाल नेहरू से ही संबंधित एक प्रश्न और आपके सामने है। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया? कांग्रेस में समाजवादी रुझानों के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस की ही प्रेरणा से राष्ट्रीय योजना समिति सन 1938 में बनी थी। समझिए इस बात को, सुभाष चंद्र बोस की ही प्रेरणा से सन 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति बनी थी, और उस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, जो एक तरह से नीतियों के वाम के पक्ष में, वाम मोर्चे के पक्ष में झुकाव का प्रतीक है, या समाजवादी पक्ष में झुकाव का प्रतीक है। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनना, यही उपरोक्त वाले हैं। ये जवाहरलाल नेहरू, ये मान लीजिए आप जवाहरलाल नेहरू, यही बने थे उस समय। अक्सर ये प्रश्न बनता है। आपके पेपर में एक प्रश्न और आया हुआ है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस, ऐसे करके एक पुस्तक बनी है, इसको किसने लिखा? ये इन्होंने पूछा है कि किसको लिखा, तो इसको लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने। इसको लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। साथ ही राजेंद्र बाबू की 2 पुस्तकें और चर्चित हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में बनती रहती हैं, तो संभव है उलट पलट दे, तो वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। इंडिया डिवाइडेड एक प्रश्न किताब है, और दूसरी है बापू के गोद में बाबू, बाबू माने अपने लिए लिख रहे हैं, बापू के गोद में बाबू, तो यह पुस्तक और इंडिया डिवाइडेड 2 पुस्तकें और हैं, जो आप इसी के साथ जान लेंगे कि महात्मा गांधी एवं बिहार सम रेमिनिसेंस राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा, और एक पुस्तक इंडिया डिवाइडेड लिखा, दूसरी लिखा बापू के गोद में बाबू। ठीक है, ये आपने देख लिया। ये आ गया ना, ये देखिए, वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो इसका जवाब है अरुणा आशफ अली। वही अरुणा आशफ अली हैं जो अभी अंतरिम सरकार में रेल मंत्री बनी हुई थी। अरुणा आशफ अली वही हैं जो रेल मंत्री बनी हुई थी, कब? 2 सितंबर 1946 वाली सरकार में, और ये वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी कही जाती हैं। माने एक तथ्य जाने हम, तो उसी के साथ 2 तथ्य 3 तथ्य, माने उसी के साथ हम ज्ञान को अगर जोड़ लेंगे तो हमारे दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, और हमें चीज़ें याद आ जाएंगी। जैसे हमने देखा कि भाई 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार, उसमें रेल मंत्रालय का प्रभार इन्हें मिला हुआ था। इसी के साथ साथ अगर इस तथ्य को याद रखेंगे, इसी के साथ साथ हम इनसे संबंधित और भी चीज़ें जोड़ लेंगे, तो हम अच्छे से अपने दिमाग में बातों को याद रख पाएंगे, चीज़ें हमसे फिसलेंगी नहीं। ठीक है, अभी हमने चर्चा की थी, फिर यहाँ प्रश्न आया तो आपसे कर दिया कि अरुणा आशफ अली है, रेल मंत्रालय का वहाँ संभाली हुई थी भार है। ठीक, अगला प्रश्न है, किस स्थान पर, यह प्रश्न पूछा है,
बीजी तिलक माने बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। आपको मैं बताऊं 1916 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन। वो आपसे हमने चर्चा की है कि वहाँ कांग्रेस के दोनों नरम दल और गरम दल इकट्ठे हुए, साथ ही लीग और कांग्रेस इकट्ठी हुई, इसके लिए जाना जाता है। और अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे। उसी के समानांतर उसी वर्ष में 1916 में ही होम रूल लीग एक आंदोलन चला था जो आयरलैंड से प्रेरित था। यह भी अक्सर प्रश्न बनता है। उसमें क्या था कि बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट दोनों लोगों ने होम रूल लीग चलाया हुआ था। पूना में अप्रैल महीने में 1916 में यह स्थान है पूना। पूना में अप्रैल में 1916 यह स्थान किस स्थान पर? तो अब इसका जवाब है ये पूना में। पूना में अप्रैल 1946 में 16 में होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अब आप जानेंगे कि जब दोनों संस्थाएं स्थापित हुई थी तो दोनों लोगों ने कहीं दुविधा न हो, कहीं कार्यों में टकराव न हो, उसके लिए क्षेत्रों का बंटवारा कर लिया था। जैसे मध्य प्रांत है, कर्नाटक है, बम्बई है, इन सब स्थानों पर इनका बाल गंगाधर तिलक वाली होम रूल लीग चल रही थी। और मद्रास में एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 माने लास्ट के लगभग महीने में सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग स्थापित की थी। उनका कार्यक्षेत्र जो इनसे बचा हुआ था वो पूरा का पूरा था। तो दोनों लोग मिलकर के 1916 में होम रूल लीग चला रहे थे। तो आपका प्रश्न यहाँ बना है जो आया हुआ है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो उसका जवाब है पूना में अप्रैल 1916 में। ठीक, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है और यह आपको जानना भी चाहिए। यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ऐसा प्रश्न यहाँ बना हुआ है। आपको मैं बताऊं, सन 1857 में हम लोगों ने एक तरह से अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रथम बार विद्रोह किया था। तो झांसी की रानी ने बड़ी वीरता से अंग्रेजों का सामना किया था और लड़ते लड़ते अपने पुत्र के साथ ये शहीद हो गई थी। इनकी वीरता से, प्रतिबद्धता से, योग्यता से प्रभावित होकर के अंग्रेज जैसी शक्ति, जिसको यहाँ के लोगों को तो उस भाव से नहीं देखना चाहिए था, लेकिन इनकी वीरता से प्रभावित होकर के वहाँ कहा जा रहा है, उस समय एक जनरल रहते हैं ह्यू रोज, उनका भी नाम आता है। तो जनरल ह्यू रोज कहते हैं कि यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। माने आप कहेंगे कि कैसी उलटबासी है कि एक स्त्री को मर्द कह रहे हैं। तो मर्द होने का मतलब केवल पुरुष होने से ही नहीं है, उनका आशय था कि मर्द होने से मतलब है जो योग्य हो, वीर हो, विश्वास से भरा हुआ हो, इस टाइप के गुणों से अगर कोई व्यक्ति भरा हुआ है तो उसको मर्द कह रहे हैं। तो इस जनरल ह्यू रोज इस बात को कह रहे हैं। तो आपका यहाँ जवाब बनेगा ह्यू रोज, सेना के जनरल रहते हैं। ये झांसी की रानी के विषय में कह रहे हैं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और गर्व करने लायक भी है कि हमारे यहाँ ऐसी वीरांगनाएं हुई हैं जो अंग्रेजों का चक्का छुड़ा दी और साथ ही अंग्रेजों के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा प्रशंसा पाई कि यहाँ वो औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो जनरल ह्यू रोज कह रहे हैं। ये किसी भी ढंग से प्रश्न पूछे तो हम लोग इसकी चर्चा कर लिए हैं, अब इसको सही कर लेंगे। ठीक है,
यहाँ देखिए 10वां, वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? वल्लभ भाई पटेल तो कई कई आंदोलनों का नेतृत्व किए थे, खेड़ा सत्याग्रह किए, लेकिन बारदोली है गुजरात राज्य में एक स्थान बारदोली है जो किसानों से संबंधित था। वहाँ कर की राशि बढ़ा दी गई थी, इससे किसान बड़े दुखी थे। चूँकि वल्लभ भाई पटेल गुजरात राज्य के थे भी, तो वहाँ इन्होंने सफल आंदोलन किया था बारदोली का, जिसके उपलक्ष्य में बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी कि आप सरदार हैं। सरदार क्यों? कि इन्होंने बारदोली आंदोलन को ऐसे सफलतापूर्वक संपन्न किया कि किसानों को बड़ी राहत मिली और वहाँ की महिलाओं ने इन्हें प्रथम बार सरदार की उपाधि दी थी। ये आपको जानना चाहिए। और वल्लभ भाई पटेल 1958 में किस आंदोलन का? तो इसका जवाब है बारदोली। ये है बारदोली, ठीक है। और यही बारदोली में ही वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर देखिए 11वें में न्यू इंडिया समाचार पत्र किससे संबंधित है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये दो समाचार पत्र एनी बेसेंट से संबंधित है। वे एनी बेसेंट जो सितंबर 1916 में होम रूल लीग का गठन करने जा रही हैं, वे एनी बेसेंट जिन्होंने नरम दल और गरम दल को जोड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1916 में, आपने अभी देखा। तो इसी के उपलक्ष्य में, इन्हीं सब कृत्यों की वजह से 1917 में प्रथम बार एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। यह भी प्रश्न आपसे कई बार बनता है कि 1917 में प्रथम बार एनी बेसेंट को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। उसकी पृष्ठभूमि क्या बन रही है? 1916 में कांग्रेस को जोड़ने में उनका किया हुआ योगदान, साथ ही होम रूल लीग आंदोलन को 1916 सितंबर में ही वो चलाई हुई है। और तो 1917 में उन्हें प्रथम बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का अवसर मिलता है। ये एडिशनल तथ्य हो गए आपके। साथ ही यहाँ प्रश्न है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र किससे संबंधित था? तो ये एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट। अब यहीं हम एक शब्द और लिख देते हैं, कॉमनवेल्थ। ये प्रश्न अक्सर आपसे बनता रहता है, आपको ये जानना चाहिए कॉमनवेल्थ और ये न्यू इंडिया दोनों समाचार पत्र एनी बेसेंट से संबंधित हैं। एनी बेसेंट के विषय में और जो तथ्य थे हम लोगों ने उनको भी सीख लिया, जान लिया। अब आगे आप देखेंगे एक शब्द लिखा हुआ है स्वदेश बांधव समिति। आपके यहाँ आए हुए प्रश्न ही हमने लिया है आज। स्वदेश बांधव समिति का गठन कौन किया था? जब क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था उसमें हमने चर्चा की थी। तो ये स्वदेश बांधव समिति जो है अश्विनी कुमार दत्त, इन्होंने ही इसको समिति का गठन किया था। अश्विनी कुमार दत्त ने इसका गठन किया था। यहाँ तिथि हमसे जानना चाह रहे हैं और हमसे गहराई की अपेक्षा कर रहा है पेपर सेटर की किस तिथि को, जो अपना बिहार राज्य है ना, वहाँ पटना गोलीकांड बड़ा चर्चित हुआ था। पटना गोलीकांड अगस्त 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी के संदर्भ में पटना में हमारे छात्र लोग इकट्ठे हुए थे। उनके ऊपर उस समय के वायसराय
लॉर्ड लिनलिथगो ने गोली चलाने का आदेश दिया था और उसमें हमारे बहुत से छात्र मारे गए थे। तो यह जानना चाह रहा है पेपर सेटर कि किस तिथि को लॉर्ड लिनलिथगो के आदेश से पटना और उसके आसपास इकट्ठा हुए छात्रों पर गोली चलाई गई थी। तो अवसर था अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का समय और उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ये भी आपसे प्रश्न पूछ लेगा, चूँकि यहाँ ठीक प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस तिथि को, तो चूँकि अगस्त का ही महीना था तो 11 अगस्त 1942 को, अगस्त में ही शुरू हुआ था, तो 11 अगस्त 1942 को ये घटना हुई थी। आपको इसे जानना चाहिए, हो सकता है आपसे पूछ लें। 11 अगस्त 1942 को ये गोलीकांड हुआ था। फिर देखिए बिहार, चूँकि बिहार की ही परीक्षा होने वाली है तो हम लोग उससे संबंधित ज़्यादा प्रश्न उठा भी रहे हैं और वो पूछे भी गए हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1929 में। कौन किया था? अपने ही बिहार राज्य के स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, इन्होंने ही बिहार प्रांतीय, देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था और यही सभा राष्ट्रीय रूप में 1936 में बदलती है। यही स्वामी सहजानंद सरस्वती जो 1929 में प्रांतीय बना रहे हैं, बिहार प्रांत के बना रहे हैं, आगे बढ़ करके 1936 में राष्ट्रीय सभा बना देते हैं किसानों की। तो यहाँ हम 1929 जानेंगे। अब 1929 हम लोगों ने देखा तो एक चीज़ और ध्यान देंगे 1929 से जोड़ करके, इस सन 1929 में रावी नदी के किनारे लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये माना गया था कि इसके बाद 1929 माने दिसंबर महीने में ही होता था, महीना साल ख़त्म हो गया, फिर जनवरी शुरू होगी। उन्होंने मान लिया था हमारे कांग्रेस के लोगों ने कि अब अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। माने वो ऐतिहासिक प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में रावी नदी के किनारे पास हुआ था कि अब हम मानसिक रूप से प्रतिवर्ष 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये 1929 हमारे स्वतंत्र भारत राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है और इसी वर्ष प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। दोनों तथ्यों को आप लिंकअप कर लेंगे तो आपको घटनाएं सहज रूप से दिमाग में बैठी रहेंगी और आप जान जाएंगे इसको। ये देखिए 15वां प्रश्न है आपका, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? पूना पैक्ट के विषय में आपको बता दें कि पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को हुआ था। पहली चीज 26 सितंबर 1932 को हुआ था। किनके बीच हुआ? गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ। गांधी जी उस समय यरवदा जेल में बंद थे और उससे पहले ब्रिटिश सरकार ने हम भारतीयों को टुकड़े टुकड़े बांटने के लिए एक सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड नाम का एक प्रस्ताव लाया था, जिसमें दलित वर्गों को अलग प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। माने हमारे हिंदू समाज के इस निम्न वर्ग को, छोटे वर्ग को तोड़ा जा रहा था। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया और उसके फलस्वरूप 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। चूँकि पूना की यरवदा जेल में ही गांधी जी बंद थे तो वहीं होता है। तो यह दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था। जो हमारे समाज का दलित वर्ग था, जिसे वो हरिजन नाम दिए हुए थे, उसके राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था। तो यहाँ तो जवाब है उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व। फिर इसके विषय में हम आपको समझाते हैं कि कैसे
राजनीतिक जी, यहाँ तो जवाब ये है। अब इसके और चीज़ें जानिए। राजनीतिक प्रतिनिधि संबंधित था। जो विधानसभाएं थी वहाँ सीटों की संख्या बढ़ाई गई, और जो केंद्रीय विधानसभाएं हैं वहाँ सीटें 18%, जितनी पहले निर्धारित थी उसमें 18% सीटें और बढ़ा दी गई। ठीक, 18% सीटें और बढ़ा दी गई। और प्रांतीय विधानसभाओं की जो संख्याएं थी 71 से 147 कर दी गई। ये सीटें सुरक्षित सीटें रखी गई, न कि अलग से सीटें रखी गई। माने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। माने जो प्रांतीय विधानसभाएं प्रांतों की जो हुआ करती थी उसमें 71 से 147 कर दी गई। अब आप याद कैसे करेंगे? 71 को देख ही रहे हैं, 7 1, उसी को पलट दीजिए तो 17 बनेगा ना, और 17 के बीच में एक 4 डाल दीजिए तो 147 हो जाएगी। आपको याद रहेगा। तो 71 से 147 कर दिया गया प्रांतीय विधानसभाओं में, और केंद्रीय विधानसभा में जो भी सीटें थी उसमें 18% की वृद्धि करके इस समाज को टूटने से बचा लिया गया। आपको स्मरण होगा, हमने पहले ही चर्चा की थी कि अंग्रेजों ने हमारे समाज को तोड़ने के लिए तरह तरह से कदम उठाए जा रहे थे। आपने देखा कि 1909 के एक्ट में प्रथम बार वो मुस्लिमों को अलग प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। ऐसे 1909 में कुछ ले आए, 1935 में ले आ रहे हैं। उसी से पूर्व हमारे समाज के एक बड़े वर्ग को, हरिजनों को हमसे अलग करने के लिए कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के रूप में रैमजे मैकडोनाल्ड, उस समय के प्रधानमंत्री रहते हैं, वही ले आते हैं इसको। तो इसके विरोध में गांधी जी ने पूना के अरबदा जेल में अनशन किया, जिसके फलस्वरूप पूना पैक्ट होता है। उसकी तिथि भी याद रहनी चाहिए कि 26 सितंबर 1932। सीटों की संख्या में क्या है, 71 से 147 हुई प्रांतीय विधानसभाओं में, और केंद्रीय विधानसभा में 18% सीटें बढ़ा दी गई। किनके बीच हुआ था, ये फिर दोबारा हम कह दे रहे हैं, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो ये है पूना पैक्ट के विषय में हम लोगों ने जान लिया। यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछते रहते हैं, तो हम लोग इसके संपूर्ण आयाम को समझ गए हैं। अब जब भी प्रश्न होगा तो हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को अभी इतना ही रखते हैं, और फिर अगली कक्षा में मिलते हैं, तब फिर इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।